मेहमान तो आप कर्नल अब्दुल्ला के होंगे, क्योंकि मेहमान तो बहरहाल चले जाते हैं। कैप्टन साइमा ने बड़े मानीखेज लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, कर्नल अब्दुल्ला साहब का तो मैं मेहमान हो गया, और आपका? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी अब पूरी तरह लुत्फ ले रहा था। मेरे लिए तो आप हमीद है, कैप्टन साइमा ने कहा। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, अब तो मुझे वाकई यकीन आ गया है कि नफ्सियात दानों का ये कौल गलत है कि हुस्न और जहानत इकट्ठे नहीं हो सकते। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो अपने नाम का मतलब समझता था। हमीद का मतलब बहुत लायक तारीफ था, और आदमी बहुत लायक तारीफ उसे समझता है जिसे वो बेहद पसंद करता है। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद गुफ्तगू होती, कमरे का दरवाजा खुला और एक फौजी अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन साहिबा उसे देखकर चौंक कर देखने लगी। कैप्टन हमीद साहब को बाहर कर्नल फरीदी साहब याद फरमा रहे हैं। उस फौजी ने इंतहाई मुअद्दबना लहजे में कहा, ओ अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैप्टन हमीद ने कहा तो सिपाही सलाम करके चला गया। इतनी बड़ी इमारत इतनी जल्दी देख ली है कर्नल फरीदी ने। मेरा तो ख्याल था कि 10-12 घंटे उन्हें लग जाएंगे। कैप्टन हमीद ने उठते हुए बड़बड़ाकर कहा तो कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। आइए, मैं आपके साथ चलती हूँ, साइमा ने कहा। वो अपने जगह और वक्त तो तजवीज़ ही नहीं किया, कम से कम वो तो कर दे ताकि दिल को कुछ आसरा तो रहे। कैप्टन हमीद ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा, शाम 6 बजे रांगी रोड पर एक खूबसूरत क्लब है, रांगी क्लब, वहाँ तशरीफ ले आए, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। कैप्टन साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहद शुक्रिया, मैं तो शायद अभी जाकर बैठ जाऊं। कैप्टन हमीद ने कमरे से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर कहा तो कैप्टन साइमा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। कर्नल फरीदी पार्किंग में अपनी कार के साथ खड़ा कर्नल अब्दुल्ला से बातों में मसरूफ था। कैप्टन हमीद और कैप्टन साइमा दोनों पार्किंग की तरफ ही बढ़ गए। ओके कर्नल अब्दुल्ला, मैं आपके इंतजामात से पूरी तरह मुतमईन हूँ। इसके बावजूद आपने हर लिहाज से मोहतात और चौकन्ना रहना है। कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद के करीब पहुंचते ही कर्नल अब्दुल्ला से कहा, आप बेफिक्र रहे कर्नल फरीदी साहब, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह एहसास है। कर्नल अब्दुल्ला ने कहा, और फिर मुसाफे के बाद कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद दोनों कार में बैठ गए तो कर्नल अब्दुल्ला कैप्टन साइमा के साथ वापस मेन गेट की तरफ मुड़ गया। कहाँ की दावत मिली है? कर्नल फरीदी ने कार कंपाउंड गेट से बाहर निकालकर दाएं तरफ मोड़ते हुए कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा, दावत? कैसी दावत? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा, मेरा मतलब है कि कैप्टन साइमा ने किस जगह मजीद मुलाकात की दावत दी है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि उसने मुझे दावत दी है? कैप्टन हमीद ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, आखिर तुम मेहमान हो और मेहमान को बहरहाल दावत तो दी ही जाती है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे खुदा समझे, आप बास औकात ऐसी बात कर देते हैं कि मुझे यकीन आने लग जाता है कि आप सामरी के शागिर्द बन गए हैं। कैप्टन हमीद ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, एक बात बता दूं तुम्हें, कैप्टन साइमा बेहद ज़हीन और शरारती लड़की है। ऐसा ना हो कि कॉन्फ्रेंस से पहले ही तुम्हें यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़े। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे इल्म हुआ कि आप पहले साइमा से मिलते रहे हैं? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तो आज पहली बार उससे मिला हूँ, लेकिन तुम दोनों के दरमियान जो बातें हो रही थी वो मेरे कानों तक पहुँच रही थी, और कर्नल अब्दुल्ला के भी। इसलिए तो कर्नल अब्दुल्ला ने कैप्टन साइमा को तंबीह भी की थी कि तुम मेहमान हो। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसने मुझे रगड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैं भी बहरहाल आपका असिस्टेंट हूँ। कैप्टन हमीद ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि मैं रगड़ने में तुम्हारा अफसर हूँ? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है अब भी यही काम आप कर रहे हैं। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा, और कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो कोई नया इलाका है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कैप्टन हमीद ने इधर उधर देखते हुए कहा, एक और वफद की रिहायशी इमारत चेक करनी है। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, जब हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं तो फिर आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? कैप्टन हमीद ने कहा, मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक इसराइल ने इस कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने का हतमी फैसला कर लिया है, और इस सिलसिले में उसने वाकई रॉल्फ को हायर किया है। और रॉल्फ एक ऐसा दहशतगर्द है जो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता है, इसलिए लामहला उसके आदमी यहाँ मौजूद होंगे। कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो आपको उन आदमियों को ट्रेस करना चाहिए। कैप्टन हमीद ने कहा, कॉन्फ्रेंस की वजह से यहाँ बेशुमार गैर मुल्की आए हुए हैं और वक्त बेहद कम है, इसलिए तफसीली चेकिंग तो नहीं हो सकती, अलबत्ता एक काम हो सकता है। कर्नल फरीदी ने कार एक और इमारत के कंपाउंड गेट में मोड़ते हुए कहा, कौन सा काम? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा, बताता हूँ।
कर्नल फरीदी ने कहा और कार एक साइड पर लगाकर वो कार से नीचे उतर आया। यहाँ भी हर तरफ मुसल्लह फौजी पहले हुए थे। तुम इस सिलसिले में काम करो, तुम्हारे अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। अगर तुम चाहो तो उन लोगों का कोई ना कोई क्लू ट्रेस कर लोगे, और एक बार क्लू ट्रेस हो जाए तो फिर इस सारे ग्रुप को आसानी से पकड़ा जा सकता है। कर्नल फरीदी ने कहा, मैं क्या करूंगा? क्या दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों के जहन चेक करूं? कैप्टन हमीद ने हैरान होते हुए कहा, मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूं, और वो ये कि रॉल्फ के बारे में जो मालूमात हासिल हुई हैं, उनके मुताबिक रॉल्फ और उसके ग्रुप ने जहां भी दहशतगर्दी की कार्रवाई की है वहां सुपर ब्लास्टर्स इस्तेमाल किया है। ये सुपर ब्लास्टर कंप्यूटराइज होता है और इसे आम चेकिंग मशीनरी ट्रेस नहीं कर सकती। कर्नल फरीदी ने कहा, सुपर ब्लास्टर? हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैंने एक रिसाले में उसके बारे में एक तफसीली मजमून पढ़ा था। कैप्टन हमीद ने कहा, अच्छा, फिर तो वाकई कमाल है कि तुम अब बातस्वीर रिसालों के साथ साथ साइंसी रिसाले भी पढ़ने लग गए हो। उस मजमून में कोई तुम्हारे मतलब की तस्वीर तो नहीं बनी हुई थी? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद बेइख्तियार शर्मिंदा सा हो गया। यह आपकी गलतफहमी है कर्नल साहब कि मैं कुछ नहीं जानता। मसला ये है कि आप मुझे कोई काम करने ही नहीं देते, बस दुम की तरह साथ साथ लगाए फिरते रहते हैं। कैप्टन हमीद ने कहा, और वो भी टेढ़ी। कर्नल फरीदी ने कहा, और कैप्टन हमीद बेइख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे एक बावर्दी कर्नल 2 कप्तानों के साथ उनकी कार की तरफ आता दिखाई दिया। ओके, फिर ये काम तुम करो। मुझे यकीन है कि अगर तुम संजीदगी से काम करो तो जरूर कामयाब रहोगे। कर्नल फरीदी ने आने वालों की तरफ देखते हुए कहा, मैं कैप्टन साइमा को साथ ले लूंगा, वो यहाँ की रहने वाली है, फिर उसका ताल्लुक भी सिक्योरिटी से है। आप ऐसा करें कि कर्नल अब्दुल्ला को फोन करके कह दे। कैप्टन हमीद ने कहा तो कर्नल फरीदी बेइख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे आने वाले करीब आ गए और वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अटावा से एरिजोना जाने वाली शाहराह पर 2 लैंड क्रूजर जीपें खासी तेज रफ्तारी से एरिजोना की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। एरिजोना नाम का शहर सरहद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर था। उसके बाद इंतहाई घने जंगलात का आगाज हो जाता था, जो न जाने कहां तक फैलते चले गए थे। एरिजोना से तकरीबन 200 किलोमीटर तक इन जंगलात में छोटी छोटी आबादियां मौजूद थी, लेकिन उसके बाद सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इंतहाई घने जंगलात थे, जिन्हें एरिजोना के जंगलात ही कहा जाता था। ये जंगलात दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलात कहलाते थे। उनमें दुनिया भर में पाए जाने वाले दरिंदों के साथ साथ हर किस्म के खौफनाक हशरातुल अर्ज भी रहते थे। इन जंगलात में जगह जगह बेशुमार दलदलें थी। इन जंगलात को नाकाबिल उबूर समझा जाता था। कहा जाता था कि इन इंतहाई खतरनाक जंगलात में अब भी वहशी और आदमखोर कबाइल रहते हैं, जिनका रहन सहन हजारों लाखों साल पहले का है। इन जंगलात को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कायम रखा गया था और इन घने जंगलात के गिर्द अक़वाम मुत्तहिदा की चौकियां थी, ताकि इन जंगलात को किसी भी तरह नुकसान न पहुंचाया जा सके। इन जंगलात में जराइम पेशा अफराद ने ठिकाने बनाने की काफी कोशिशें की थी, लेकिन वो सब किसी न किसी तरह मौत का शिकार हो गए। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए के मुताबिक ये जंगलात मुहज़्ज़िब इंसानों से खाली थे। दोनों जीपों में से आगे वाली जीप में इमरान और उसके साथी मौजूद थे। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड पर जूलिया और ऊपरी सीटों पर सफदर, तनवीर और सिद्दीकी मौजूद थे। जबकि उनके पीछे आने वाली जीप की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी सलागा था। बाकी जीप में बड़े बड़े 4 बैग और ऑटोमेटिक असला भी था। सलागा एरिजोना के जंगलात में रहने वाले एक मशहूर कबीले सलाकी का फर्द था। सलाकी कबीले के अफराद इंतहाई ताकतवर, लहीम शहीम और ठोस जिस्मों के मालिक थे। इस सलागा का डेलडोल भी जोसेफ और जवाना जैसा था। इस कबीले के अफराद एरिजोना के जंगलात के कीड़े कहलाते थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस कबीले के अफराद की खिदमत भी हासिल की थी। एरिजोना के न सिर्फ इस कदर नेम वहशी कबीले को बाकायदा तालीम दिलाई गई थी, बल्कि उनकी तरबियत भी की गई थी। उसके बाद इस कबीले के अफराद को उन चौकियों पर बतौर गाइड मुलाजिम रखा गया था। उन्हें जदीद असला की ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन जाहिर है पूरे कबीले के अफराद को तो उन चौकियों पर मुलाजिमत न दी जा सकती थी। इसलिए उस कबीले के अक्सर अफराद एरिजोना चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने मुलाजिमतें हासिल कर ली थी। सलागा अटावा में रहता था। वहां उसने एक तेल कंपनी में मुलाजिमत कर ली थी। इमरान ने चूंकि इस सिलसिले में बाकायदा मालूमात हासिल की थी, इसलिए उसे एरिजोना के जंगलात के लिए किसी सलाकी कबीले के फर्द की ही तलाश थी। और फिर अटावा में इमरान के एक वाकिफ की मदद से सलागा सामने आया। सलागा में इमरान को वो सब खुसूसियात नजर आ गई जो वो चाहता था, इसलिए इमरान ने उससे बात कर ली और उसे भारी रकम इकट्ठी ही अदा कर दी। सलागा फौरी तौर पर तैयार हो गया, क्योंकि जोसेफ की तरह वो भी जंगलात का दीवाना था।
फिर जब इमरान ने सलाका से रॉल और उसके हेडक्वार्टर के बारे में बात की तो उसे ये देखकर बेहद मसरत हुई कि सलाका उस हेडक्वार्टर एडीलैंड के बारे में तमाम तफसीलात जानता था, क्योंकि एरिज़ोना आने से पहले वो वहाँ कई सालों तक मुलाजिमत करता रहा था। लेकिन चूंकि फितरी तौर पर उसके अंदर नीम वहशत मौजूद थी, इसलिए एक बार वो रॉल के किसी आदमी से उलझ पड़ा। वैसे तो वहाँ के कानून के मुताबिक ऐसे आदमी को फौरन गोली मार दी जाती थी, लेकिन उसने एक बार एक खौफनाक मगरमच्छ से रॉल की जान बचा ली थी। इसलिए रॉल ने उसके साथ इतनी रियायत की कि उसे बराह रास्त गोली मारने की बजाय 100 कोड़े मारने और वहशी दरिंदों से भरे हुए जंगल में डलवाने की सजा दे दी। चुनांचे सलाका को 100 कोड़े मारे गए, जिससे उसका जिस्म लहूलुहान और शदीद जख्मी हो गया। तो फिर उसे जख्मी हालत में ही दरिंदों और हशरातुल अर्ज से भरे हुए जंगल में बेहोशी के आलम में डलवा दिया गया। लेकिन सख्जान सलाका वहां से बच निकलने और किसी न किसी तरह वापस अपने कबीले में पहुंच जाने में कामयाब हो गया, जहां उसके कबीले के हकीमों ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और वो कई माह तक जेर इलाज रहने के बाद तंदुरुस्त हो गया। उसके बाद वो अटावा चला गया। उसके दिल में रॉब के लिए शदीद नफरत थी, क्योंकि उसके जहन के मुताबिक रॉड को उसके एहसान के बदले में उसे माफ कर देना चाहिए था और उसे इस कदर अजियतनाक सजा न देनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है वो ना ही दोबारा वहां जा सकता था और ना ही वो रॉल्फ जैसे गैंगस्टर से जाती तौर पर कोई इंतकाम ले सकता था। इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि इमरान और उसके साथी रॉल्फ के हेडक्वार्टर को तबाह करने का प्रोग्राम बनाकर जा रहे हैं, तो वो बेहद खुश हुआ और उसने दिल व जान से इमरान का साथ देने का अहद कर लिया। चूंकि वो एडीलैंड में रह चुका था और रॉल्फ को भी जाती तौर पर जानता था, इसलिए इमरान को उससे ज्यादा अच्छा गाइड और ना मिल सकता था। इसलिए इमरान ने उसे हायर कर लिया और इस वक्त वही सलाका उगबी जीप की, जिसमें सामान और असला मौजूद था, ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। इमरान ने अटावा से अपने और अपने साथियों के लिए बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से उन चौकियों तक जाने के कागजात और इजाजतनामे भी बनवा लिए थे। इन कागजात की रौ से इमरान और उसके साथियों का ताल्लुक जंगली हयात पर रिसर्च करने वाले एक बैनुल अक़वामी इदारे से था। ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करता था, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान ने उन्हें पूरे एरिज़ोना में जाने और जंगली हयात का मुताला करने का इजाज़तनामा दे दिया था। इमरान और उसके साथी एक्रीमी मेकअप में थे, हत्ता कि इमरान ने जूलिया को भी एक्रीमी बना दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि रॉल्फ ने यकीनन एरिज़ोना और उसकी सरहदों पर अपने खास मुखबिर रखे हुए होंगे और अगर उन्हें इत्तला मिल गई कि एशियाई ग्रुप एरिज़ोना में दाखिल हुआ है, तो हो सकता है कि वो उन्हें मशकूक समझकर उनके खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई शुरू कर दे। इस तरह उन्हें एडीलैंड तक पहुंचने में खासी मुश्किलात का सामना हो सकता था, जबकि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में बहुत कम वक्त रह गया था और इमरान उससे पहले ही रॉल्फ को काबू में करके उसे सारी कार्रवाई की तफसीलात मालूम कर लेना चाहता था, ताकि कर्नल फरीदी को कॉल करके वो उसके खिलाफ इकदाम करा सके। इमरान साहब, आप उस दरिया के जरिए सफर करेंगे या जंगलात के जरिए? उगबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने पूछा। सफर तो सफर ही होता है, चाहे जमीन का हो या दरिया का, और कहा तो यही जाता है कि सफर वसीला जफर होता है। अब देखो क्या कामयाबी मिलती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हें कामयाबी के उसूल में कोई शक है? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इमरान मिशन के दौरान हमेशा पुरउम्मीद और बाएतमाद रहता है। जाहिर है जब तनवीर साथ हो तो कामयाबी के उसूल में खासी रुकावटें आ सकती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? इस बार उगबी सीट पर बैठे हुए तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। आज तक का तजुर्बा तो यही कहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? तनवीर जैसा निडर और बहादुर आदमी तो तुम समेत पूरी टीम में नहीं है, जूलिया ने कहा। तो तनवीर का फूला हुआ चेहरा कई इंच तक और फूल गया। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई मसरत के आसार उभर आए थे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि कामयाबी के हुसूल में खासी रुकावटें आ सकती है। मैंने तो सोचा था कि चलो आबाद शहरों में ना सही, जंगल में शायद कामयाबी हासिल हो जाए, लेकिन चीफ ने तनवीर को यहाँ भी साथ ही भेज दिया। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब शायद कोई खास बात कह रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही। इस बार तनवीर के साथ बैठे हुए सिद्दीकी ने कहा। बात क्या करनी है, इसकी आदत है कि मुसलसल बकवास करता रहता है और हम खामखा इसकी बकवास में से मानी ढूंढते रहते हैं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। तो जीप में मौजूद सफदर और सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, क्या वाकई आप इस मिशन के सिलसिले में कामयाबी के हुसूल के बारे में मशकूक हैं? चंद लम्हों बाद सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है जब तनवीर साथ हो तो फिर मशकूक तो होना ही है, इमरान ने पहले ही की तरह जवाब दिया।
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आज से पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की। तनवीर के बोलने से पहले जूलिया ने बनाए हुए लहजे में कहा। आज से पहले तुमने पूछा ही कब था? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है कि हम सबको बेहद मोहतात रहना होगा, सफदर ने कहा। तुम्हें मोहतात रहने की क्या जरूरत है? तुम तो दावतें उड़ाओगे, नए लिबास पहनोगे, इमरान ने कहा। तुम सबके चेहरों पर यकलक इंतहाई हैरत की झलकियां नुमायां हो गई। आखिर आप आज पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बात करें, आखिरकार सफदर ने जिद होकर कहा। कामयाबी से डर लगता है कि कहीं हाथ में जूता ना पकड़ ले, इमरान ने कहा। क्या क्या मतलब? जूलिया ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। लेकिन फिर न सिर्फ उसकी तरफ से हैरत का इजहार किया गया, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैलते चले गए। ओह, तो आपका मतलब ये था कामयाबी से? सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जाहिर है ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब तनवीर का क्या करूं? मैं ये भी नहीं चाहता कि इसका दिल दुखे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा दिल दुखेगा, समझे? तुम जो ख्वाब देख रहे हो वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, तनवीर ने यकलक पट पड़ने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, इस कदर गुस्से की क्या जरूरत है? बुजुर्ग कहते हैं जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही है। ये वक्त तो बादशाहों पर भी आ जाता है कि उन्हें अपनी बहनों और बेटियों को अलविदा कहना पड़ता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जीप बेख्तियार कहकहों से गूंज उठी। लेकिन फिर इससे पहले कि तनवीर कोई जवाब देता, अचानक जीप ने मोड़ काटा और उसके साथ ही जीप के पहियों की चीखें बुलंद हुई। इमरान को पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाने पड़े थे, क्योंकि मोड़ के फौरन बाद ही सड़क पर दो जीपें खड़ी करके रास्ता रोक दिया गया था और ये दोनों जीपें अटावा पुलिस की थी। जीपों के साथ ही 6 पुलिस ऑफिसर साइडों में मशीन गन्ने उठाए खड़े थे। इमरान की जीप उन जीपों के करीब जाकर रुक गई और उसके पीछे सलागा ने भी जीप रोक दी थी। दोनों जीपें एक तरफ करो और नीचे उतर आओ, एक पुलिस ऑफिसर ने इंतहाई करक लहजे में कहा। तो इमरान ने अस्बात में सर हिलाते हुए जीप एक तरफ को मोड़ दी। उसके पीछे सलागा की जीप भी साइड में आ गई और फिर इमरान समेत सब नीचे उतर आए। उनकी जीपें एक तरफ हटते ही पुलिस जीपें भी स्टार्ट होकर साइडों में हो गई और सड़क खोल दी गई। कागजात मुझे दिखाएं, उस पुलिस ऑफिसर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जिसने जीपें हटाने का हुक्म दिया था। वो शायद इस रेडिंग पार्टी का इंचार्ज था और इमरान ने जेब से एक लिफाफा निकालकर उस पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। वो पुलिस ऑफिसर कागजात चेक करने में मसरूफ हो गया, जबकि दूसरे पुलिस वाले जीपों की तलाशी लेने लग गए। चीफ, दूसरी जीप में मंशियात मौजूद हैं, अचानक एक पुलिस ऑफिसर ने करीब आकर कहा। तो चीफ बेख्तियार उछल पड़ा। ओ कहाँ है? ओ तो ये सिलसिला है, चीफ पुलिस ऑफिसर ने इस तरह मसरत भरे लहजे में कहा जैसे ये उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी हो। इमरान और उसके साथियों के चेहरों पर मंशियात की मौजूदगी की बात सुनकर इंतहाई हैरत के तासुरात फैल गए। साहब, ये लोग खुद मंशियात डालकर भारी रिश्वत लेते हैं, अचानक सलागा ने इमरान के करीब आकर उससे मुखातिब होकर कहा और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद एक पुलिस ऑफिसर हाथ में मंशियात के 2 पैकेट उठाए आ गया। इन सबको हथकड़ियां लगा दो, चीफ ऑफिसर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। कितनी रकम में हथकड़ियां खुल सकती हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमें रिश्वत देना चाहते हो, ये मंशियात से भी बड़ा जुर्म है, चीफ ऑफिसर ने गुस्सीले लहजे में कहा। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद तुम्हें $1 भी ना मिलेगा मिस्टर चीफ पुलिस ऑफिसर साहब, इसलिए जो कुछ मांगना है यही मांग लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, $10,000 दो तो हम इन दोनों पैकेट्स को भूल जाएंगे, वरना ये बात कान खोलकर सुन लो कि अटावा में मंशियात की सजा मौत है, चीफ ने होठ बीचते हुए कहा। तो तुम लोगों ने सिर्फ $10,000 के लिए ये ड्रामा रचाया है, वेरी सैड। मेरा ख्याल था कि तुम $10 लाख तलब करोगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वक्त मत जाय करो, जल्दी निकालो रकम, चीफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी, मैं तुम्हें $1 भी नहीं दे सकता, हम तुम्हारे साथ हेडक्वार्टर चलने के लिए तैयार हैं, ताकि वहाँ अटावा के चीफ पुलिस कमिश्नर जॉर्ज से मैं पूछ सकूं कि वो तुमसे कितना हिस्सा लेता है, इमरान ने यकलक सर्द लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? क्या पुलिस कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है? चीफ ऑफिसर का चेहरा यकलक सर्द पड़ गया। मेरे कागजात तुमने देखे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा के आदमी हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। तुम्हारा चीफ पुलिस कमिश्नर तो हमारे सामने चपरासी की हैसियत भी नहीं रखता, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। ओ ठीक है, ठीक जाओ, तुम जाओ, ठीक है, चलो रॉबर्ट चलो, चीफ पुलिस ऑफिसर ने यकलक बौखलाए हुए लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। और दूसरे लम्हे वो सब इस तरह अपनी जीपों की तरफ दौड़ पड़े जैसे उनके पीछे पागल कुत्ते लग गए हों, और फिर देखते ही देखते उनकी जीपें मोड़ काट कर नजरों से गायब हो गई। यहाँ भी ये रिश्वत का चक्कर चलता है,
सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, लालच और तमा इंसान के साथ होती है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो सब दोबारा अपनी जीपों में बैठ गए। चंद लम्हों बाद उनकी जीपें तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी और फिर तकरीबन निस्फ घंटे के सफर के बाद वो सरहद पर पहुंच गए। वहां उनके कागजात चेक किए गए, जीपों की तलाशी ली गई और उसके बाद उन्हें एरिज़ोना में दाखिले की इजाजत मिल गई। फिर एरिज़ोना शहर तक पहुंचने में उन्हें मजीद 2 घंटे लग गए। एरिज़ोना खासा बड़ा और वसी शहर था। वो सब एक होटल में जाकर ठहर गए। खाना वगैरह खाने के बाद इमरान ने बैग से एक काफी बड़ा नक्शा निकाला और उसे खोलकर दरमियानी मेज पर फैला दिया। उसने सिर्फ सलागा को अपने पास रोक लिया था, जबकि बाकी साथी आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे। सलागा, हम हांसो दरिया के जरिए एडिलैंड तक पहुंचना चाहते हैं। तुम कभी इस रास्ते से गए हो? इमरान ने नक्शे पर झुकते हुए सलागा से मुखातिब होकर कहा। नहीं जनाब, मैं कभी नहीं गया, और मैं क्या, कोई भी उस रास्ते से एडिलैंड नहीं जा सकता सिवाय एडिलैंड वालों के, सलागा ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर सलागा की तरफ देखते हुए कहा। बॉस, ये आम दरिया नहीं है, ये इंतहाई तूफानी दरिया है। इसमें ना ही कोई लॉन्च चल सकती है और ना कोई कश्ती। फिर रास्ते में ये दरिया पहाड़ी इलाकों